अमेज़न रेन फॉरेस्ट, प्राचीन, अनंत और ऐसा जंगल जो ज्यादातर अनछुआ है। ये जंगल हमारी समझ के परे है। ये सांस लेता है, धड़कता है और इसकी गहराइयों में छुपे हैं अनगिनत रहस्य। घने पेड़ों की ये विशाल भूल भुलैया यहाँ भटकने वालों के लिए कभी शरण साबित हुई है तो कभी जानलेवा फंदा। यहाँ रह रही आदिवासी जनजातियां पीढ़ी दर पीढ़ी इस जंगल की कहानियां सुनाती आई हैं। आज के एपिसोड में हम अमेज़न जंगल के कुछ रहस्यमयी किस्सों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेज़न फॉरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा मैप नहीं है। इसी अनमैप्ड रीजन में वैली डो साइलेंसियो का इलाका है। इसका मतलब वैली ऑफ द साइलेंस होता है। बाहरी लोग इस इलाके को एक फैंटेसी या फोल्कलोर में बताई गई कहानी के तौर पर देखते हैं, लेकिन प्राचीन अमेज़न ट्राइब्स के लिए वो एक हकीकत था। ये ऐसा इलाका था जहां जंगली जानवर भी नहीं जाते। इस इलाके में एकदम सन्नाटा छाया रहता है। ट्राइब्स को हमेशा इस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है और यही वजह है वो इसे वैली ऑफ द साइलेंस कहते हैं। 32 वर्षीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर एना वेलेस्क्वेस को अमेज़न फॉरेस्ट काफी फैसिनेट करता था। वो दुनिया भर में जाकर अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब से मिलती और अगर जरूरत हो तो उन्हें ट्रीट भी करती थी। एना ने अमेज़न में बसे इस इलाके के बारे में सुना था। उन्हें यकीन था कि जरूर वैली ऑफ द साइलेंस में कोई अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब का बसेरा है। वो लोग किसी से संपर्क नहीं रखना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने इस इलाके को एक मिथ बना दिया है। उन्होंने इस वैली के एक्सपेडिशन के लिए 2 असिस्टेंट और 3 गाइड्स की एक टीम तैयार की और सफर पर निकल पड़ी। एना का एक्सपीडिशन ईयर 1986 के जुलाई में शुरू हुआ। वो एक मैप के सहारे जंगल के अंदर स्पॉट तक पहुंच गईं और उन्होंने वहीं कैंप करने के लिए टेंट सेटअप कर दिए। एना का लीड गाइड जैक्विन रात के समय फॉरेस्ट को कैंप के आसपास एक्सप्लोर कर रहा था। तभी वो डरा हुआ कैंप में वापस आया। उसने एना को बताया कि अंधेरे में वो कुछ ठीक से देख नहीं सका, लेकिन उसे एहसास हो रहा था जैसे उनके पास कोई विशालकाय क्रीचर था। एना ने उससे कहा कि शायद साइलेंट वैली में जानवरों के ना आने वाली अफवाह गलत होंगी। वो कोई बड़ा बंदर हो सकता है। सोते समय एना को जमीन में हल्के से झटके महसूस हुए, जैसे बहुत फेंट अर्थक्वेक आया हो। दूसरी सुबह उन लोगों ने फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करके अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब को ढूंढने का फैसला किया था। सुबह एना को मिट्टी में विशालकाय फुटप्रिंट्स नजर आए। वो फुटप्रिंट्स इंसानों से 4 गुना बड़े साइज के थे। अब एना को लगने लगा कि शायद उस इलाके में कोई विशालकाय बंदरों की प्रजाति रहती है। शायद यही वजह है लोकल्स वहां जाने से मना करते हैं। फुटप्रिंट्स को एग्जामिन करते समय ही टीम को पीछे घने जंगल से ऐसी आवाज आई जैसे कोई विशाल क्रीचर पास से गुजरा हो। एना ने कहा पक्का वो हाथियों के इलाके में है। वो लोग तेजी से अपने कैंप की ओर लौट गए। जैक्विम ने एना से कहा कि अगली सुबह उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लोग किसी खतरनाक टेरिटरी में एंटर कर गए हैं, लेकिन एना वहां कुछ दिन और स्टे करना चाहती थी। कुछ देर आसपास घूमने के बाद जब ग्रुप वापस कैंप साइट पर लौटा तो उनका सामान डिस्टर्ब था। उनका गियर अपनी जगह से दूर पड़ा हुआ था। ये एक साइन था कि उनका इस जंगल में स्वागत नहीं किया जा रहा। लेकिन एना ने जैक्विम से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, ये किसी जानवर का काम हो सकता है। एना का कहना था अभी तक कोई भी जानवर उनके सामने नहीं आया है, तो ये कोई हार्मलेस एनिमल ही हो सकता था। तीसरी सुबह एना अपनी टीम के साथ वैली में और डीप निकल गईं। तभी पेड़ों से बाहर आए 3 ह्यूमन जायंट्स। वो लोग उन्हें देखकर अपनी जगह पर जम गए थे। एना के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था कि अचानक एक जायंट उनके पास आकर खड़ा हो गया। उन जायंट्स की लंबाई लगभग 15 फीट के आसपास थी। उसने एना को इशारा किया। उस जेस्चर का मतलब था वापस लौट जाओ। फिर उस जायंट ने अपनी हथेली एना के पास की जिसमें कुछ बेरीज भरी हुई थीं। एना ने डरते हुए कुछ बेरीज लिए और उसे थैंक्स कहा। जायंट्स चुपचाप वापस लौट गए। एना और उनकी टीम ने अमेज़न जंगल की गहराइयों में जायंट्स की कॉलोनी को ढूंढ निकाला था। एना समझ गई कि क्यों कोई उस इलाके में नहीं जाता। वो लोग उसी दिन वापस लौट आए थे और सालों बाद जब एना ने अपनी घटना सबके साथ शेयर की, उन्होंने लोगों से कहा जायंट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो जंगल के प्रोटेक्टर्स हैं। अमेज़न के साओ लूस गांव के आउटस्कर्ट्स में मिगुएल बरबोसा नाम के 48 वर्षीय व्यक्ति रहते थे। ये किस्सा 1970s का है जब मिगुएल के 3 बच्चे थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अमेज़न रिवर में मछलियां पकड़ते हुए बिताई थी। वो मछलियों को फिश मार्केट में बेचकर अपना गुजारा करते थे।
मिगुएल बचपन से ही अपने बुजुर्गों से अमेज़न जंगल की गार्डियन स्पिरिट्स और रहस्यमयी जगहों के बारे में किस्से सुनते आए थे, लेकिन उनकी माँ ने तो उन्हें इन सभी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि कभी उनके साथ जंगल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके। नवंबर 1971 ये काफी गर्म दिन था और आसमान में बादल छाए हुए थे। मिगुएल की पत्नी रोजा ने उनसे घर में रहने के लिए कहा, क्योंकि वो बादल आने वाले तूफान का इशारा था। मिगुएल ने रोजा से हंसते हुए कहा, अमेज़न नदी किसी तूफान की परवाह नहीं करती, बस वो मछलियों की परवाह करती है जो मैं शाम को घर लेकर आने वाला हूँ। मिगुएल जिस खास स्पॉट पर मछली पकड़ने जाने वाले थे वो लागो डा सोम्ब्रस या लेक ऑफ द शैडोज के नाम से जाना जाता था। इस स्पॉट पर मछलियां काफी ज्यादा होती थीं, क्योंकि वहां मछुआरे जाने से डरते थे। लोगों ने उस इलाके में अजीबोगरीब रोशनियां देखी थीं। साथ ही उनके बुजुर्गों का कहना था कि वो स्पॉट खतरे से खाली नहीं है। जब तक मिगुएल स्पॉट पर पहुंचे, बादल डीप ग्रे हो चुके थे और तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थीं। पानी की सतह अभी शांत ही थी। मिगुएल ने नाव को एंकर किया और जाल फेंकने लगे, लेकिन तभी अचानक उनकी नाव के चारों ओर पानी में तेज हलचल होने लगी। मिगुएल को लगा कोई बड़ी मछली उनके बोट के नीचे है। तभी अचानक वो क्रीचर पानी की सतह पर आने लगा। पहले मिगुएल को डार्क शाइनी स्किन नजर आई। उन्हें लगा ये किसी पेड़ का लॉग है, लेकिन जल्द ही उसका आकार पानी की सतह पर नजर आने लगा। वो एक विशालकाय सांप था, इतना विशाल जितना मिगुएल ने कभी नहीं देखा था। मिगुएल की माने तो उसका आकार कम से कम 50 फीट से लंबा होगा। उस सर्पेंट ने मिगुएल की आंखों में देखा और समय ठहर गया। मिगुएल सुन्न पड़ चुके थे। उनके मन में बस एक प्रेयर चल रही थी जो उन्हें बुजुर्गों ने बचपन से सिखाई थी। उस सर्पेंट ने मिगुएल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो शांति से पानी के नीचे वापस जाने लगा। जैसे जैसे वो सांप पानी के नीचे जा रहा था, बादल अपने आप छटते जा रहे थे। तुरंत मिगुएल वहां से निकले और सीधे अपने गांव गए। जब उन्होंने लोगों को ये किस्सा सुनाया तो उन लोगों ने मिगुएल से कहा वो कोबरा ग्रैंडे सर्पेंट था। आदिवासियों की मान्यता थी कि वो उनका गार्डियन सर्पेंट था। वो अक्सर तूफान के मौसम में सतह पर आता है और उसके जाते ही तूफान गायब हो जाता है। मिगुएल जिन बातों पर पहले हंसा करते थे, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण उस दिन उनके सामने था। मिगुएल 2005 तक जीवित रहे, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी लौटकर उस इलाके में फिशिंग करने नहीं गए। कोबरा ग्रैंडे दरअसल अमेज़ोनियन फोल्कलोर में डिस्क्राइब किया हुआ लेजेंडरी सर्पेंट है। इसे लोकल्स पोयोना कहते हैं। इस नाम का मतलब पोर्चुगीज में ग्रेट स्नेक होता है। मान्यता है किसी पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने उस स्नेक को पहली बार देखा था और उसे ये नाम दिया। इतना ही नहीं, फोल्कलोर में डिस्क्राइब किया गया है कि कोबरा ग्रैंडे शेप शिफ्ट भी कर सकते हैं। वो कोई नॉर्मल जायंट स्नेक नहीं है, बल्कि अमेज़न रिवर की गाइडिंग स्पिरिट है। अर्ली 1980s में अमेज़न डिफॉरेस्टेशन अपनी पीक पर था। लॉगिंग कंपनीज जंगल के अंदर तक जा पहुंची थीं, क्योंकि उस दौरान हार्डवुड्स की डिमांड उतनी ज्यादा थी। इन्हीं लॉगर्स में से एक थे मैथ्यू स्ट्रोचा, जो एक लंबा कंपनी के लिए काम करते थे। उनकी टीम एक खास स्पॉट पर कई हफ्तों से वुड कलेक्ट कर रही थी और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ दिनों बाद मैथ्यूस को अमेज़न के अनटच्ड एरिया को हार्वेस्ट करने की डील मिली। ये डील काफी ल्यूक्रेटिव थी, तो उन्होंने तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लिया। लंबे समय तक वहां काम करने की वजह से मैथ्यूस की दोस्ती एक ट्राइबल मैन से हो गई थी। उसने मैथ्यूस से एक बात कही थी, द डीपर यू गो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग क्लोजर टू द डोमेन ऑफ कुरुपीरा। उसने मैथ्यूस को बताया कि कुरुपीरा कोई साधारण एंटिटी नहीं है। वो एक फॉरेस्ट स्पिरिट है जो उन लोगों को सबक सिखाती है जो जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। ये जंगल उनका घर है और उनके डोमेन में एंटर करना समझदारी नहीं। मैथ्यूस ने उसकी बात सुनी और जोर से हंसने लगे। वो उसकी बातों को नजरअंदाज करके अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर गहराइयों में जाने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़े वैसे वैसे जंगल डेंस होता गया और सूरज की रोशनी कम होती चली गई। टीम ने सारा दिन मेहनत से काम किया। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ों को काटकर उनके लॉग्स तैयार किए। रात होती ही उन्हें जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। मैथ्यूस उन साउंड्स को नेचुरल साउंड्स मान रहे थे, लेकिन बाकी टीम डरी हुई थी। रात को सोते समय टीम को किसी के हंसने की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन वो सब थके हुए थे तो वो चुपचाप सो गए। दूसरे दिन टीम के साथ दिक्कतें सामने आने लगी। उनके टूल्स मिसिंग थे। मैथ्यूस फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि अब उन्हें बाहर जाकर टूल्स लेकर वापस आना पड़ता। वो लोग जंगल से बाहर की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने सीटी बजाई। मैथ्यूस ने गाड़ी रोककर टीम से कहा, ये कोई जानवर नहीं हो सकता।
ये साउंड सभी डायरेक्शन से एक साथ आ रहा था। चारों ओर देखने पर उन्हें पेड़ों के बीच एक फिगर खड़ा नजर आया। ये अजीब ह्यूमनॉइड फिगर था। इसकी लंबाई मुश्किल से किसी इंसान की कमर तक की थी। उसके बाल फायरी रेड थे और उसके पैर उल्टे थे। ये नज़ारा देखकर मैथ्यू समझ गए कि उनका सामना कुरूपीरा से हुआ है। कोई कुछ सोच पाता उससे पहले उस क्रीचर ने तेज स्क्रीमिंग साउंड निकाला। ये इतना तेज और चुभने वाला था कि टीम अपने घुटनों पर आ गई और कानों को बंद कर लिया। मैथ्यूस का कहना था अगर वो लोग कान पर हाथ ना लगाते तो उनके कान के पर्दे जरूर फट जाते। इसके बाद जो घटना घटी वो और भी हैरत अंगेज थी। मैथ्यूस ने अपने वुड लॉग्स लेकर साइट खाली करने का फैसला किया। वो साइट पर वापस गए तो वहां कोई कटे हुए लॉग्स नहीं थे, बल्कि वो पेड़ अपनी जगह पर वापस पहुंच गए थे, जैसे किसी ने उन्हें काटा ही ना हो। मैथ्यूस की टीम चौंक गई थी क्योंकि उन्होंने दिन भर काम करके वो लॉग्स तैयार किए थे। अब मैथ्यूस को उस आदिवासी की बात याद आई। उसने फॉरेस्ट स्पिरिट से माफी मांगी और जगह खाली कर दी। उस दिन मैथ्यूस समझ गए थे कि जितने में उनका गुजारा हो उतने ही जंगल काटना ठीक है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।